जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी के, उनके ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए आज हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट लेके आए हैं। ये 5 पॉइंट कुछ खास हैं क्योंकि ये 2 चैप्टर से कोरिलेट करते हैं, 2 से ज्यादा चैप्टर से ये जुड़े हुए हैं और एग्जामिनर के लिए बड़े ही खास क्वेश्चन है। निश्चित मानिए कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। वो 5 पॉइंट कौन से हैं सर? आज जो हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट लेके आए हैं वो 2 चैप्टर से जुड़े हुए हैं। एक है हमारा हाइड्रोकार्बन, क्लियर है जी, और दूसरा है हमारा बॉन्ड, बंध। तो यहाँ पे जो 2 चैप्टर हाइड्रोकार्बन और बंध है उनसे जुड़े हुए 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पहला पॉइंट रहेगा बंध लंबाई। तो सर यहाँ पे जो बंध लंबाई का क्वेश्चन आता है वो कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई के लिए आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। पहली है जो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं एकल सहसंयोजी बंध है। फिर दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन के बीच द्वि सहसंयोजी या डबल बॉन्ड है। तीसरी वाली आकृति में आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिसहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ पे किसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी, किसकी बंध लंबाई कम होगी, या फिर इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि ये इनकी बंध लंबाई के मान होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन के बीच द्वि सहसंयोजी या डबल बॉन्ड की जो बंध लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की या त्रिसहसंयोजी बंध की बंध लंबाई 1.2 एंगस्ट्रॉम होती है। अब सर यहां पर समझने वाली बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच जैसे जैसे एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बंध लंबाई कम होती जाती है। तो यहां पे देखिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड था तो 1.54 एंगस्ट्रॉम थी। यहां पे कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट या द्वि सहसंयोजी बंध हो गया तो बंध लंबाई घट के 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गई है। जबकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होने से बंध लंबाई और भी ज्यादा घट गई है। क्या ये आपको स्पष्ट है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच जैसे जैसे सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बंध लंबाई यहां पर घटती चली जाएगी। अब अगर यहां पर कोई आपसे बोलता है कि इनको आप बंध लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए सर घटता हुआ क्रम कुछ ऐसा होगा। क्लियर है आपको? सबसे बड़ा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड होगा, फिर सबसे छोटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है आपको? अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो आपको कुछ ऐसे भी दे सकता है। देखिए यहां पे C2H6 दे सकता है, यहां पे आपको दे देगा, क्लियर है आपको, C2H4, और यहां पे बोल देगा यहां पे C2H2। तो बोलेगा भाई इनको अरेंज करो। तो इनकी अगर आकृति बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये होगा CH3 क्लियर, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। ये होगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सर कुल मिला के देखिए हम वहीं पर पहुंच गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, यौगिक भी दे सकता है और बोलेगा कि इनको व्यवस्थित कीजिए बंध लंबाई के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में। तो आप ही बता दीजिए किस वाले यौगिक में बंध लंबाई ज्यादा होगी, C2H6 में, C2H4 में या C2H2 में? तो कारण रहेगा कौन सा सर? बंध लंबाई, कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित सहसंयोजी बंधों की संख्या। तो ज्यादा इसमें है, कम इसमें है, सबसे कम इसमें है, तो ये वाला सबसे लंबा होगा, बड़ा होगा बंध लंबाई, यहाँ पे छोटा होगा और सबसे कम इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या त्रिसहसंयोजी बंध आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे तो बनता ही है लेकिन ये ऐसे भी बनते हैं, तो क्वेश्चन को पहचानना भी सीख लीजिए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा रहेगा बंध ऊर्जा। पहले सवाल ये उठता है कि बंध ऊर्जा होती क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 2 परमाणु के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बंध ऊर्जा कहलाता है। सर स्पष्ट नहीं हुआ तो सर यहां पे स्पष्ट मैं करके भेजूंगा, चिंता मत कीजिए।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट एकल सह संयोजी है, यहाँ पे द्वि सह संयोजी है, यहाँ पे त्रिसह संयोजी बंध है। क्लियर है? तो आप देखिए जब आप अभिक्रिया में ऐसे यौगिक को प्रयोग करेंगे, ये रहा आपका C2H6 जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल सह संयोजी होगा या फिर द्विसह संयोजी होगा या फिर त्रिसह संयोजी बंध होगा, तो किस यौगिक को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, किसको बंध ऊर्जा ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो सर देखिए यहाँ पे एक ही बंध है, यहाँ पे दो बंध है, यहाँ पे तीन बंध है। तो जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ेगी बंधु, वैसे वैसे बढ़ेगी बंधन ऊर्जा। स्पष्ट नहीं हुआ? देखिए फिर ये है इन बंधों के बंध ऊर्जा के मान। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एकल सह संयोजी बंध तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध तोड़ने के लिए 146 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 199 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पे अभिक्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए आपने लिया है C2H6, लिया है C2H4 या फिर C2H2, तो सवाल यह उठता है कि किस यौगिक के लिए आपको बंध ऊर्जा कम आवश्यक होगी। तो ये राजी हमारा कम वाला, क्योंकि इसमें है सिंगल बॉन्ड। सर किसके लिए आपको ज्यादा बंध ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? भाई वो वाला जहां पे कार्बन कार्बन के बीच बंधों की संख्या ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो है C2H2 एसिटिलीन। समझ में आया जी? तो यहां पे इसके लिए बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं, पहला था बंध लंबाई, दूसरा था बंध ऊर्जा। आप चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। क्लियर है आपको? तीसरा है जी हमारा बंध कोण। क्लियर है? कार्बन कार्बन H। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये वाला जो बंध आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन H के बीच, ये वाला बंध जो है इसका मान किस में ज्यादा किस में कम, तो आइए फिर देखेंगे हम। तो सर देखिए यहाँ पे मैंने 3 यौगिक लिए, तो ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? मैंने यहाँ पे बंधाकृति बना दी है। ये हमारा C2H4 है, ये बंधाकृति है इसकी। क्लियर है? ये हमारा C2H2 एसिटिलीन था, तो ये उसकी बंधाकृति है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बंध कोण की अगर बात करें तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H, यानी कि इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है जी। यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन कार्बन H की बात करें तो ये देखिए कार्बन कार्बन, यानी कि इस वाले बंध की बात कर लिए या फिर इसकी बात कीजिए। यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन H की बात करें तो आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो कार्बन कार्बन H, यानी कि ये वाले बंध की बात हो रही है जी। और राइट साइड में बात करें तो इस वाले बंध की बात हो रही है जी। ये यहाँ पे बंध कोण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन H, ये वाला जो बंध होगा इसका मान होगा 109 डिग्री 5 मिनट। क्लियर हुआ जी? अब यहां पे बात करें कार्बन कार्बन H की, तो इस वाले को ले लेते हैं इस बार नीचे वाले को, तो सर ये वाला बंध ले लीजिए फिर, या ये वाला, या फिर ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन H, यानी कि ये वाला, इसका मान होगा 120 डिग्री। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, और ये है कार्बन कार्बन H के बीच, यानी कि इस वाले बंध की बात हो रही है और इसका मान होगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ? तो बताइए किसके अंदर बंध कोण ज्यादा है, किसके अंदर बंध कोण कम है? तो आपका C2H2 के अंदर बंध कोण का मान ज्यादा होगा, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है जी, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे द्विबंध आ रहा है, यहाँ पे त्रिबंध आ रहा है। तो ये आपको चीजें, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब अगला लेंगे जी, चौथा पॉइंट होगा क्रियाशीलता। तो झट से चलते हैं क्रियाशीलता की तरफ, यानी कौन ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा, कौन मंद अभिक्रिया करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिया हुआ है हमने एथेन, ये लिया एथीन, ये लिया एसिटिलीन। क्लियर है जी? यही है C2H2, ये हमारा C2H4 है, ये हमारा ये CH3। क्लियर हुआ जी? यहां पे ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ के आए हैं कि अगर किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एकल सह संयोजी या सिंगल कोवेलेंट होता है तो वो होता है संतृप्त। ठीक है जी। और जो आपके हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्वि सह संयोजी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो बन जाता है असंतृप्त। तो ये संतृप्त प्रकार का है और ये दोनों असंतृप्त प्रकार के हैं, और आप जानते हैं असंतृप्त अधिक क्रियाशील होते हैं संतृप्त से। क्लियर है? तो ये दोनों अधिक क्रियाशील है। अब यहां पे एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि यहां पे जो आपका बंध है वो ट्रिपल बंध है ना, देख रहे हैं आप? तो ये अधिक क्रियाशील होगा, ये वाला द्विबंध है, ये हमारा
कम क्रियाशील होगा, और यहाँ पे एकल सहसंयोजी है, ये अत्यंत कम या क्रियाशील नगण्य होता है। सर ये आपका संतृप्त है, ये सरल परिस्थितियों में क्रिया नहीं करता है। इसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ती है, अभिक्रिया के अंदर ताप, दाब, उत्प्रेरक प्रयोग करने पड़ेंगे, तब जाके ये बंध टूटता है, क्योंकि इसमें सिंगल बंध है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पदार्थ, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि एल्काइन जो है वो अधिक क्रियाशील होगा एल्कीन से जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, और सबसे कम क्रियाशील होगा एल्कीन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है बंधु? चलिए फिर आगे चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। सर 5वां पॉइंट है अम्लीयता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है तो जान लेते हैं क्या होता है अम्लीयता। तो यहाँ पे देखिए 3 पदार्थ दिए हुए, इनमें आपको अम्लीयता की तुलना करनी है। सर अम्लीयता का मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जो सरलता से H+ दे दे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ये पदार्थ अगर अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये सरलता से अगर अभिक्रिया में H+ दे देते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है अम्लीय, और जो जितनी सरलता से जल्दी से H+ देता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो देखिए तीनों पदार्थ से मैंने सर निकाल दिया H+, इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्या ये तीनों अम्लीय होते हैं? तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब सर ये समझ में जिन लोगों को नहीं आ रहा उसका कारण ये है कि अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में अंतर कैसे करेंगे, डिफरेंसेस कैसे करेंगे, तो ये आपको दिक्कत करेगा। आप वहां पर जाइए और उसको देखिए, क्लियर है जी, उस अंतर को समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये संभव नहीं है, गलत है, ये नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि ये अम्लीय नहीं होता है जी? हाँ जी सर, कारण है संकरण। तो यहाँ पे कार्बन की बात करें, इस पदार्थ के दोनों कार्बन sp संकरित हैं। यहां पे इसके लिए संकरण आपको अगर निकालना आता है तो सरल रहेगा। यहां पे जो संकरण दोनों कार्बन का वो sp2 रहेगा, ठीक है जी, sp2 होता है। यहां पे sp3 होता है। तो जिन्होंने पढ़ा है, जो जानते हैं, उनके लिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, वो ये है कि किसी भी यौगिक के अंदर जैसे जैसे s कैरेक्टर, एस कैरेक्टर या एस लक्षण बढ़ता है उतना ही ज्यादा अम्लीयता बढ़ती जाती है। क्लियर है? यहां पे एस कैरेक्टर की बात करें या एस लक्षण की बात करें तो वो 50% होगा। अब हो सकता है कि ये चीजें कुछ लोगों के सर के ऊपर से उतर जाएं। भाई मत लो टेंशन, जब है केमिस्ट्री जंक्शन। हम ट्रिक्स की बात करें, बेसिक में नहीं जाऊंगा, इसको यहीं रोक देता हूं, है ना, क्योंकि ये बात सिर्फ 15-20% बच्चा समझ पाता है जो जिसने पहले से केमिस्ट्री पढ़ा होता है, और हमको पता है हमारे बच्चे मासूम हैं। टेंशन ना लो जी, हैं जी, नंबर पक्के लो। तो उसके लिए आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके अंदर sp संकरण होता है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं sp, उसके बाद लिखूंगा sp2 और उसके बाद लिखूंगा sp3। क्लियर हुआ? तो ये रहेगा अम्लीयता का क्रम। तो आप ही बताइए कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, वो पदार्थ या वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन का संकरण sp होगा, वो बहुत जल्दी से H+ देगा। क्लियर है जी? बहुत जल्दी देता है। हाँ, ले जा भैया। तो ज्यादा अम्लीय कौन? जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? और किनारे पे हो, सीमांत होना चाहिए। अब अगर बात करें सर यहां पे इस वाले पदार्थ की, तो यहां पे हाइड्रोकार्बन में, इस पदार्थ में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है और ये sp2 संकरित है। तो sp2 संकरित H+ तो देगा, लेकिन कम सरलता से देगा। क्लियर है? क्योंकि ये कार्बन कम अम्लीय होगा sp2 संकरण के कारण। और ये तो सर तुलनात्मक अध्ययन है, ये तो देता ही नहीं है। हाँ जी, ये नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा अम्लीयता क्रम। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमको क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। पहला पॉइंट कौन सा था? बंध लंबाई का, दूसरा बंध ऊर्जा का, तीसरा बंध कोण का, चौथा क्रियाशीलता का और 5वां अम्लीयता को। सर इन 5 पॉइंट को समझ लीजिए। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, पर अगर ये आपको पहचानना आता है, ये आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएंगे 1 मिनट से भी कम समय के अंदर। पक्का वादा है आपसे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं।